हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोनोपोली। इसमें देखेंगे हम लोग जो कि है मोनोपोली यानी कि एकाधिकार बाजार का अर्थ, परिभाषा, विशेषता क्या है, उसमें कीमत का निर्धारण किस तरह से किया जाता है फर्म या फिर उद्योगों में, फर्म की संतुलन क्या होती है या फिर उद्योग संतुलन, और कीमत विभेद क्या होता है, उसमें कीमत विभेद की जो दशाएँ होती है वह क्या होती हैं, और फिर अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन कैसे होता है एकाधिकार बाजार में। इस सारे टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा, जो कि एकाधिकार बाजार है, मोनोपोली कॉम्पिटिटिव मार्केट, वह क्या है। तो देखते हैं एकाधिकार जो शब्द होता है, सबसे पहले मोनोपोली, MONOPOLY, मोनोपोली। तो यह शब्द जो है ग्रीक भाषा से बना है। ग्रीक भाषा में मोनोस और पोलस दो शब्दों से मिलकर मोनोपोली बना है, जिसका अर्थ होता है अकेला, यानी कि अकेला कौन होता है, तो विक्रेता होता है एकाधिकार बाजार में, जो कि बेचने वाला होता है। बाजार की व्यवस्था होती है, बाजार की वह व्यवस्था का इसको बोला जाए क्या है मोनोपोली बाजार। तो बाजार की वह व्यवस्था जिसमें कि वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, यानी कि बेचने वाला केवल एक ही होता है, तथा उसे वस्तु के उत्पादन तथा पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, और उसका वस्तु पर कितना उत्पादन करना है वस्तु का और कितना उस वस्तु का पूर्ति करना है बाजारों में, वह पूरा नियंत्रण अपने पास रखता है। इसमें आगे है कि वस्तु की कोई भी स्थानापन्न प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। मोनोपोली मार्केट में कोई भी स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में होता था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तु होती थी, तो इसमें समरूप नहीं होता है, एक ही केवल वस्तु है तो वही रहेगा सिर्फ। आगे इसमें फर्म और उद्योग दोनों एक ही होता है और वह कहलाता है विक्रेता। फर्म उद्योग इसमें अलग अलग नहीं होते, इसमें एक ही होता है, वह विक्रेता कहलाता है। अगर इसे कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार परिभाषा देखा जाए तो चेम्बरलिन के अनुसार देखें तो एकाधिकार की स्थिति जो है वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, वही एकाधिकार कहलाता है। आगे देखें हम लोग प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार देखा जाए तो शुद्ध एकाधिकार फर्म वह होता है जो कि कोई ऐसी वस्तु उत्पादित कर रहा होता है जिसका किसी अन्य फर्म जो है उत्पादित वस्तुओं को कोई प्रभावी स्थानापन्न ना होता है, यानी कि कोई दूसरा उद्योग जो है वह भी उत्पादन कर रहा है और फिर कोई उद्योग भी कर रहा है, लेकिन दोनों में स्थानापन्न पाया नहीं जाएगा, यानी कि दोनों अलग होंगे। आगे देखें तो PS लर्नर के अनुसार देखा जाए तो एकाधिकारी का तात्पर्य होता है एक विक्रेता से, यहाँ एक होगा, सुधार लीजिएगा आप लोग, एक विक्रेता से जिसकी वस्तु की मांग जो है वह मांग वक्र गिरता हुआ होता है। एक अधिकार में जो डिमांड वक्र होता है वह कुछ स्टेप से होता है, जो कि AR इज इक्वल टू P होता है इज इक्वल टू D, डिमांड होता है D, और MR इसका आधा होता है नीचे की ओर। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में AR MR सब एक होते हैं, AR MR फिर P और फिर D सभी एक रेखा में होते हैं, जो कि एक सच के समांतर होते हैं। अब हम देखते हैं एकाधिकार बाजार की विशेषताएं। तो पहला है कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में केवल एक ही उत्पादक या फिर विक्रेता होता है। दूसरा कि वस्तु की कीमत पर पूर्ण एकाधिकार जो होता है वह एकाधिकार के विक्रेता का होता है, और कीमत का निर्धारण भी एकाधिकार के पास खुद के अधिकार होता है कीमत निर्धारित करने का। तीसरा है कि नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, उसमें कोई फर्म एंट्री नहीं कर सकता है। चौथा, एकाधिकार में उद्योग और फर्म दोनों एक ही होते हैं, यहाँ सुधार लीजिएगा फर्म होगा, फर्म दोनों एक ही होते हैं। अगला, दीर्घकाल में एकाधिकारी को जब असामान्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में जो था वह दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता था, लेकिन इसमें असामान्य लाभ होता है। आगे देखें तो एक अधिकारी जो एक अधिकारी होता है उसकी स्थिति में कीमत विभेदीकरण संभव हो जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम कमाना या फिर अधिकतम करना। अगला विशेषता देखें तो एक अधिकारी जो है वस्तु के मूल्य का निर्धारक होता है, जो कि कोई भी वस्तु की पूर्ति और पर पूरा नियंत्रण रखता है। आठवां कि एकाधिकार में AR और MR जो है वह एक सच के समांतर नहीं होते हैं, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता था, कुछ इस तरह से होता था AR MR, तो यह नहीं होता है, यह ऊपर से नीचे की ओर गिरता होता है, और वह AR जो है AR देखा जाए तो AR इज इक्वल टू MR होता है, यानी कि MR का आधा। अगर हम MR निकालें तो यह कहलाएगा AR बट्टा 2। तो इस तरह से कुछ होता है। आगे देखा जाए तो अब हम लोग देखते हैं कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है मोनोपोली मार्केट में। तो जब MR मार्जिनल रेवेन्यू जिसे कि सीमांत आगम कहा जाता है और MC मार्जिनल को सीमांत
लागत। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में फर्मों का कीमत का निर्धारण होता है। तो यहाँ देखिए फर्म का कहाँ पे संतुलन हो रहा है, यानी कि एम आर इज इक्वल टू एम सी कहाँ हो रहा है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, यह कहाँ हो रहा है। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले देख लीजिए यह हमारा ए आर वक्र है जो कि है मोनोपोली बाजार का, और यह कहलाता है एम आर जो कि इसका आधा। यहाँ पे अगर कोण बना के आप लोग नापे भी तो आधा होगा। तो यहाँ एम आर हो गया ए आर। इसका पहले एक्स अक्ष पे उत्पादन को रखा गया है, वाई अक्ष पर लागत और आगम को, आय बोल सकते हैं इसे। तो यह ए आर कहलाया या एम आर, और ए आर इज इक्वल टू पी है और यही डिमांड भी है डी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें खींचना है ए सी। तो ए सी कुछ यू आकार का होता है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, और एम सी अल्पकालीन सीमांत लागत, कुछ इस तरह से। ए सी और एम सी में एक संबंध होता है कि ये दोनों जो जाते हैं एम सी व ए सी को निम्नतम बिंदु पे काटता है। अगर ए सी का बेस देखा जाए कहाँ पे है तो उसका नीचे से काटते हुए जाएगा। तो जिस बिंदु पे काटते हुए जाएगा उसे नहीं देखना है, हमें देखना है इसमें कि एम आर और एम सी कहाँ बराबर है। एम आर हमारा यह हो गया, एम सी हमारा यह हो गया। तो जिस बिंदु पे दोनों बराबर होंगे तो यहाँ बराबर हो रहा है दोनों का, तो यहाँ फिर हम स्केल से खींचेंगे लाइन और यहाँ पे बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। और फिर इसे आगे बढ़ाना है कहाँ तक, जब तक कि यह ए आर रेखा को स्पर्श नहीं कर जाता है यह लाइन को। तो देख सकते हैं एच बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे कीमत का निर्धारण हो जाता है, इतना हमारा कीमत हो गया, यानी कि ओ से लेके पी तक कीमत है हमारा यहाँ तक। और लागत हमारा कहाँ है, तो ओ से लेके आर तक हमारा एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे कीमत हो गया, इतना लागत हो गया, तो इतना जो बचा वह लाभ कहलाएगा। यानी कि कीमत मतलब वस्तु का कीमत इतना है, तो वस्तु का कीमत मतलब फर्मों का फ़ायदा होगा, जितना अधिक कीमत होगा तो इतना उसका जो होगा लाभ हो रहा है, क्योंकि लागत इतना आ रहा है, इतना बॉक्स वाले टेप लागत कहलाएगा, और फिर यह पूरा उसका आगम होगा। तो जो घटाया जाएगा तो बचेगा इसका क्षेत्रफल इतना, तो यह कहलाएगा इसका जो है लाभ। आगे देखें हम लोग तो कीमत विभेद देखते हैं क्या है। कीमत विभेद यानी कि सभी क्रेता जो होते हैं उनसे अलग अलग कीमत वसूलना। तो कीमत विभेद से तात्पर्य होता है कि एक ही वस्तु को एक ही समय में, यानी कि वस्तु भी वही है, समय भी वही है, लेकिन विभिन्न क्रेताओं के पास बेच कर और भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचा जाता है, तो वह कीमत विभेद कहलाएगा। अगर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार देखें कीमत विभेद क्या है, तो एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पन्न एक ही वस्तु को विभिन्न, यहाँ पे क्रेताओं होगा, सुधार लीजिएगा, विभिन्न क्रेताओं के पास विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहा जाता है। आगे देखें रॉबर्ट थॉमस के अनुसार तो एकाधिकारी क्षेत्र की एक प्रवृत्ति यह होती है कि एक ही वस्तु या फिर सेवा की पूर्ति के भिन्न भिन्न भागों को उपभोक्ता से भिन्न भिन्न मूल्य वसूला जाता है, अलग अलग कीमत। स्टिगलर के अनुसार देखा जाए तो समान वस्तु के दो या दो से अधिक मूल्य अगर रखा जाता है, यानी कि सभी से अलग अलग, तो वह कीमत विभेद कहलाता है। सिंपल यही है। कीमत विभेद की अगर प्रकार देखा जाए तो इसके पहला व्यक्तिगत कीमत विभेद, यानी कि किसी एक व्यक्ति से अगर वसूला जा रहा है तो व्यक्तिगत कीमत विभेद हो जाएगा। दूसरा भौगोलिक कीमत विभेद, अगर स्थानों के अनुसार कीमत में परिवर्तन किया जा रहा है तो वह भौगोलिक कीमत विभेद कहलाएगा। तीसरा इसमें प्रयोग के आधार पर कीमत विभेद, अगर कोई वस्तु का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है तो उसका भी कीमत विभेद हो जाएगा। और फिर छूट कीमत विभेद, यानी कि कोई वस्तु में छूट दे दिया जा रहा है और कीमत अलग अलग वसूला जाएगा। अब हम देखते हैं कीमत विभेद की शर्तें या फिर दशाएं। तो पहला एकाधिकार की स्थिति होना चाहिए, यानी कि एकाधिकार बाजार होना चाहिए, मोनोपोली। दूसरा मांग की लोच भिन्न भिन्न होना चाहिए, बाजार भी अलग होने चाहिए, क्रय शक्ति अलग होना चाहिए, परिवहन लागत में अलग होना चाहिए, वस्तु का उपयोग भी अलग होना चाहिए, और उपभोक्ता का अज्ञानता रहेगा, और वस्तुओं का हस्तांतरण का अभाव होना चाहिए। अब हम देखते हैं फर्मों का संतुलन कैसे होता है। इसका पहला है जो कुल आगम और कुल लागत से। पहला हम लोग देखेंगे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जहाँ बराबर होंगे, टी आर और टी सी, तो वहाँ पे यह संतुलन में होगा, टी आर इज इक्वल टू टी सी, यानी कि टी सी टी आर जब बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए टी सी टी आर यह हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है जो किस तरह से जाता है, और यह टोटल रेवेन्यू है। यह टोटल रेवेन्यू एकाधिकार का है। अगर पूर्ण प्रतियोगिता का खींचा जाता तो टी आर कुछ इस तरह से जाता सीधा, लेकिन एकाधिकार का गिरता हुआ जाता है।
तो यह टी आर हो गया हमारा और यह हो गया हमारा टी सी। तो दो इस यह बराबर का यहाँ पे उत्पादन को लिया गया, यहाँ पे आय और लागत को। तो देख सकते हैं एस बिंदु पे भी बराबर है दोनों और के बिंदु पर बराबर, लेकिन इसकी शर्तें भी है कुछ। पहला शर्त यह है कि कुल लागत वक्र जो है कुल आगम वक्र के बराबर होना चाहिए, टी आर इज इक्वल टू टी सी। तो हम लोग देख लिए, पहला एस बिंदु पे बराबर है, दूसरा के बिंदु पे, तो ठीक है बराबर कर दिए हम लोग। दूसरा है कि कुल लागत वक्र जो है कुल आगम वक्र को नीचे से काटेगा, कुल लागत टोटल कॉस्ट वाला जो है टोटल रेवेन्यू को नीचे से काटना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऊपर से काट रहा है, नीचे से यहाँ काटते हुए जा रहा है, तो इसके लिए फर्मों का के बिंदु संतुलन बिंदु होगा। आप लोग नाम में चेंजिंग कर सकते हैं, तो के बिंदु संतुलन बिंदु होगा। और फिर जो इतना बचेगा उसका बॉक्स वाला जो वह उसका लाभ होगा। और यहाँ देख सकते हैं लाभ वक्र भी दिया गया, लाभ वक्र कुछ इस टाइप से बना है, तो इसे छोड़ दीजिएगा आप लोग। और यह ई से एन तक जो है अधिकतम लाभ होगा, सबसे ज़्यादा लाभ। अब हम देखते हैं दूसरा विधि, इसका दूसरा सीमांत लागत और सीमांत आगम की रीति से फर्मों का संतुलन करना। इसके भी दो शर्त है, पहला सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के बराबर हो, एम सी इज इक्वल टू एम आर हो। तो यह एम आर वक्र है और यह एम सी वक्र है, तो दोनों बराबर है बिंदु ई पर, तो संतुलन बिंदु हो गया ये। इसमें सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटना चाहिए, तो यहाँ नीचे से काट रहा है। इसे अगर इस तरह से बनाया जाता एम सी को, तो यहाँ तब पता चलता आपको कि यहाँ पे अगर इस तरह बनाया जाता है एम सी, तो देखते हैं आप लोग कि दो स्थानों पे काट रहा है, पहला यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ। तो इसमें भी देखना था कि नीचे से काटना चाहिए, तो नीचे से काट रहा है बिंदु ई पर, तो यहाँ संतुलन में होगा और यहीं पे इसका कीमत निर्धारण होगा। यहाँ से आपको ई से ऐसे मिलाना होगा और फिर यहाँ प्राइस कर देना होगा, तो कीमत का निर्धारण हो जाएगा। अब हम देखते हैं अल्पकालीन संतुलन। फर्मों की अल्पकालीन संतुलन क्या होती है, तो पहला होता है असामान्य लाभ, यानी कि लाभ ही लाभ। इसमें क्या होता है, तो संतुलन की शर्तें दो जो थे, पहला क्या था, एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए, तो यहाँ भी वही करना है। देख सकते हैं यहाँ पे या ए आर है या एम आर है और या एम सी है, तो एम आर इज इक्वल टू एम सी कर देना आपको। यहाँ से संतुलन को ऊपर खींच कर मिला देना है दूसरा। और इसमें फिर है कि जब ए आर जो है ए सी से बड़ा होना चाहिए, तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ है और एवरेज कॉस्ट जो है यहाँ है, तो देखिए यहाँ बड़ा है, तो इस स्थिति में जो है वह फर्मों को लाभ प्राप्त होगा। यहाँ देख सकते हैं जब औसत आगम जो है औसत लागत से अधिक होता है, तो फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। इसका बनाया जाए तो कुछ स्टेप से बनेगा, या ए आर हो गया या एम आर, यहाँ से एम सी और यहाँ से ए सी, तो जो इतना लाभ प्राप्त होगा फर्मों को वह लाभ होगा। दूसरा देखें हम लोग, तो दूसरा है सामान्य लाभ। सामान्य में क्या देखना है, फिर से ए आर एम आर खींच देना है आपको, ए सी एम सी खींचना है, लेकिन इसमें ए आर और ए सी को बराबर करना है। तो देख सकते हैं ए आर और ए सी दोनों बराबर होंगे, स्पर्श करता हुआ जाता है, तो यहीं पे कहलाएगा यह सामान्य लाभ, यानी कि न लाभ न हानि। अब देखिए तीसरा, तो तीसरा यहाँ है जब ए सी जो है ए आर से बड़ा होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होगा तो हानि होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू मतलब आगम कम है और लागत ज़्यादा है, तो हानि हो रहा है। तो देख सकते हैं ऊपर की ओर है, तो यह हानि कहलाएगा। और हानि कितना होगा, तो हानि होगा इतना, यहाँ पे से लेन मिला जाए तो इतना हानि कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे दीर्घकालीन संतुलन। दीर्घकाल में संतुलन कैसे होता है उसे, तो इसमें सामान्य लाभ प्राप्त होता है केवल फर्मों को, और सामान्य लाभ का जो सेम है फिगर सेम होता है, जो सामान्य लाभ अल्पकाल में था वही दीर्घकाल में होगा, लेकिन इसमें खाली एल लगा देना, लॉन्ग रन, तो यह हो जाएगा सामान्य लाभ। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।